हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। हमारे लेक्चर का टॉपिक जो है वो कंटिन्यूएशन है पिछले टॉपिक का। हमारा टॉपिक है टेक्नोलॉजी ऑफ ओमिक हीटिंग फॉर द पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क। दिस इज सेकंड पार्ट 1 में काफ़ी बेसिक चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं और जो ओम्स लॉ होता है जो इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड होता है, मेन लॉ के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी क्या है ये भी देख चुके हैं और इलेक्ट्रिसिटी कैसे रोल प्ले करती है ओमिक लॉ में ये भी हम देख चुके हैं। तो चलिए आज कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कुछ और चीज़ें। इफेक्ट ऑफ ओमिक हीटिंग ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क। अभी तक हमने ओम का लॉ देखा था, आज हम देखेंगे ये जो ओमिक हीटिंग करते हैं। ओमिक हीटिंग एक प्रोसेस है मिल्क के पाश्चराइजेशन की, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर स्विच कर जाइए उस वीडियो पे, तभी चीज़ें कंटिन्यू हो पाएंगी, अच्छे से समझ आ पाएंगी। तो आज हम यही देखेंगे कि ये जो ओमिक हीटिंग हो रही है इससे मिल्क की क्वालिटी पे, मिल्क की प्रॉपर्टी पे क्या कोई फ़र्क आ रहा है। तो यही देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी मिल्क की अफेक्टेड हो रही है या नहीं। तो इफेक्ट देखने के लिए कुछ फिनोमिना होते हैं। सबसे पहला है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विच अफेक्ट द सक्सेस ऑफ ओमिक हीटिंग टेक्निक। ये सक्सेस को डिपेंड करती है क्योंकि भाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि कंडक्शन होना, हीट का कंडक्शन मतलब हीट एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो रही है। तो ओमिक हीटिंग में हम देखते क्या हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे मिल्क को फ्लो कराया जाता है एक पाइप के थ्रू। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसलिए हो जाता है क्योंकि ये अफेक्ट करता है इसकी सक्सेस को। जो मिल्क फ्लो हो रहा है आपका पाइप में, वो जो आप प्रोसेस कर रहे हैं वो कितनी सक्सेसफुल होगी, वो डिपेंड करेगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे। कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद मिनरल कंटेंट। देखिएगा किन किन चीज़ों के साथ में बढ़ती है। अगर मिल्क में मिनरल्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर एसिड की प्रेजेंस है तब भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ी हुई मिलेगी। मॉइस्चर ज़्यादा है तब भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन ये कब कम होगी, अगर फैट का कंटेंट ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर जो अल्कोहल प्रेजेंट है, किसी भी फूड प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हैं, अगर उसमें अल्कोहल का अमाउंट ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को रिड्यूस कर देगा। अगर बात करें हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, इसके मेज़रमेंट की, तो एक फार्मूला होता है जिसके द्वारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेज़र किया जाता है। ये फार्मूला है सिग्मा इज इक्वल टू IL अपॉन VA। अब यहाँ पे I क्या है, I है करंट, ये जो सिग्मा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। I की जगह पे आप करंट को रखेंगे, L है आपका डिस्टेंस, जो एक पाइप आपने ले रखी है एक जगह से दूसरी जगह पे जो फ्लो हो रहा है, तो ये जो दो पोल बने, इन दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसको L की जगह पे पुट किया जाएगा। इसके अलावा V है वोल्टेज और A है एरिया। ये जो पाइप जिससे आप फ्लो करवा रहे हैं इसका एरिया कितना है, तो यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या सिग्मा आपको पता चल जाता है। इन दी हाई ट्रेडिशनल पाश्चराइजेशन, जो हाई ट्रेडिशनल पाश्चराइजेशन होता है, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रेज्ड टू 0.6 मीटर पर सेकेंड। जो ट्रेडिशनल पाश्चराइजेशन होता है उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 0.6 मीटर तक पहुंच जाती है पर मीटर तक, अगर टेम्परेचर को रखा जाता है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। देन वॉज इंक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग मिल्क टेम्परेचर।
फिर अगर आप धीरे धीरे टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो उसके साथ में ही ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। और ये कब तक इंक्रीज होती है? टिल टेम्परेचर रीच्ड 72 डिग्री सेंटीग्रेड। जब तक टेम्परेचर 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं पहुंच जाता, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती रहती है। अब यहाँ पे पॉइंट आता है, ऐसा क्यों होता है? So this is because a part of moisture content was evaporated from milk that lead to increase in concentration of salt in milk, which causes the increase in electrical conductivity. जो क्वेश्चन आया था ऐसा क्यों हुआ, उसका आंसर ये है कि जो मिल्क होता है, मिल्क में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। तो जब आप इसको हीट करते हैं तो मिल्क से मॉइस्चर का कंटेंट जो होता है वो इवेपोरेट होने लगता है, मॉइस्चर बाहर चला जाता है। जब मॉइस्चर चला जाता है बाहर तो वो क्या करता है, वो साल्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। जब सॉल्ट बढ़ जाएगा तो सॉल्ट के बारे में मुझे उम्मीद है आप लोगों को पता होगा कि जहाँ भी सॉल्ट प्रेजेंट होता है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हमेशा ही इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रिकल करंट figures show that electrical current was increased with increasing milk temperature. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिकल करंट भी बढ़ता है। आप देख सकते हैं, आपको ग्राफ दिखाए गए हैं किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, किस वोल्टेज पे। ये जो सबसे ज़्यादा वाला दिया गया है ब्लू कलर में 220 वोल्ट पे दिखाया गया है, 110 वोल्ट पे ये दिखाया गया है और 80 वोल्ट पे आपको ये ग्राफ दिखाया गया है। और इसमें आप सब में देख सकते हैं कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में इंक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज कहाँ हो रहा है? एट 110 एंड 80 वोल्ट while it was decreased with a temperature at 220 वोल्ट। जब आप 220 वोल्ट वाला देखिए, जो ब्लू कलर में ग्राफ दिखाया गया है, इसमें देखिए पहले थोड़ा सा बढ़ा है लेकिन फिर इसके बाद में ये नीचे की तरफ गिर गया, मतलब यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जा रहा है, जब 220 तक वोल्टेज आप ले जा रहे हैं तो आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कम हो गया है। और ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉलिंग ऑन द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स पे फॉलिंग की वजह से ये जो आपका इलेक्ट्रिकल करंट है ये यहाँ से ड्रॉप हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं मिल्क टेम्परेचर। यहाँ पे जो ग्राफ दिखाया गया है वो हीटिंग टाइम और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ दिखाया गया है। इस डायग्राम में बेसिकली क्या दिखाया गया है? दिस फिगर शोज दैट मिल्क टेम्परेचर वॉज इंक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग हीटिंग टाइम। जैसे जैसे आपने हीटिंग का टाइम बढ़ाया है, जब आप ज़्यादा टाइम तक हीट कर रहे हैं वैसे वैसे उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं जैसे ही हीटिंग इंक्रीज होती है, हीटिंग टाइम बढ़ता है, वैसे ही टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। हीटिंग टाइम 7 पे पहुंचा, टेम्परेचर उसके भी आगे पहुंच गया। हीटिंग टाइम 3 पे लिया तो टेम्परेचर 50 है। हीटिंग टाइम 5 लिया, यहाँ पे 70 के आसपास पहुंच गया टेम्परेचर। तो कुल मिला के जब आप हीटिंग के टाइम को बढ़ा रहे हैं, जितने ज़्यादा देर तक हीट कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। The required heating time for temperature to reach 72 डिग्री सेंटीग्रेड was 6.65। देखिएगा 6.65 अगर हम यहाँ पे कहीं पे लेते हैं तो ये टेम्परेचर ऐसा है जो कि इसको 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर पे पहुँचा देगा। कैसे? देखते हैं। ये जब आप यहाँ से एक ग्राफ, एक लाइन सीधे ड्रॉ करेंगे, ये लाइन आपको जहाँ पे मिलेगी प्लस जब आप टेम्परेचर की लाइन यहाँ लेके आएंगे, लगभग ये देखिए 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ रहा है। तो 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने के लिए इसको आपको जो हीटिंग टाइम देना होता है वो लगभग 6.65, 6.15, 5.15 एंड 7.65 मिनट, ये आपको टेम्परेचर का हीटिंग टाइम देना पड़ता है। और ये काहे के लिए ये जो टाइम दिए गए हैं, ये अलग अलग ओमिक हीटिंग वोल्टेज पे दिए गए हैं।
ये 80 वोल्ट पे, 110 वोल्ट पे, 220 वोल्ट पे आपका कब आपका जो टेम्परेचर है 72 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा, ये दिखाया गया है। जैसे कि अगर 220 वोल्ट की बात करें तो कुछ यहाँ पे आ रहा है जहाँ से आपको 72 टेम्परेचर मिलेगा, तो ये लगभग है 5.15। अगर बात करें 110 की तो 110 वाला कहाँ पे आ रहा है, ये कुछ यहाँ पे आके आपको मिलेगा सीधी लाइन, और यहाँ से जाके 72 पे मिलेगा। तो ये 6.15 पे आपको 110 वोल्ट पे टेम्परेचर 72 मिलेगा। इसी तरीके से हर एक टेम्परेचर के लिए, हर एक वोल्टेज के लिए अलग अलग हीटिंग टाइम सेट होता है एक सेम टेम्परेचर रेंज तक पहुँचने के लिए। नेक्स्ट आते हैं थर्मल कंडक्टिविटी पे। अगेन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखेंगे थर्मल कंडक्टिविटी क्या है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मोस्ट हाई मॉइस्चर फूड्स इज नियरली सिमिलर टू दैट ऑफ वाटर। ज़्यादातर जो हाई मॉइस्चर वाले फूड होते हैं उनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो वाटर्स की सिमिलर होती है। जितनी वाटर की थर्मल कंडक्टिविटी होती है उसी के आसपास रेंज में इनकी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पाई जाती है, क्योंकि इनमें मॉइस्चर ज़्यादा है, और मॉइस्चर ज़्यादा है मतलब वाटर का कंटेंट भी इनमें ज़्यादा है। It is an important property that determines thermal transfer through the food during processing, and moisture content of food has a large impact on the thermal conductivity. जो थर्मल कंडक्टिविटी है इसके द्वारा आप पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से थर्मल ट्रांसफ़र हो रहा है। आपका जो फूड है, जब आप फूड की प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो थर्मल ट्रांसफ़र किस तरीके से हो रहा है इसको आप इजीली पता लगा सकते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम दिखाया गया है ये टेम्परेचर और थर्मल कंडक्टिविटी के बीच में दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही है। अगर आपने कभी ग्राफ पढ़े होंगे, उम्मीद है पढ़े ही होंगे, तो अगर दोनों के बीच में लीनियर रिलेशनशिप आता है तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। तो देखते हैं ये डायग्राम हमें क्या बताता है। Figure illustrates the relationship between milk thermal conductivity and temperature. ये मिल्क, सारे डेयरी प्रोडक्ट हम पढ़ रहे हैं तो मिल्क का ही देख रहे हैं। मिल्क की थर्मल कंडक्टिविटी और मिल्क के टेम्परेचर के बारे में ये ग्राफ है। फॉर ओमिक हीटिंग एट 80, 110 एंड 220 वोल्ट, ये 3 वोल्टेज लिए गए हैं जिन पे कि हम ये ग्राफ देखने वाले हैं। एंड हाई ट्रेडिशनल पास्चराइजेशन। अब इस ग्राफ पे हम देखते क्या हैं, थर्मल कंडक्टिविटी वॉज इंक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर एट ऑल वोल्टेजेस। यहाँ पे देखिए सब में जब स्ट्रेट लाइन लीनियर रिलेशनशिप का मतलब ही होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो अगली चीज़ भी बढ़ेगी, फिर चाहे आप वोल्टेज कुछ भी रखिए, आप 80 वोल्ट रखिए, 110 वोल्ट रखिए या फिर 220 वोल्ट रखिए, आपको अगर लीनियर रिलेशनशिप मिल रहा है यहाँ पे, तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ऑब्वियस सी बात है आपकी थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ये ग्राफ को मैं आपको बता रही हूँ इंटरप्रेट कैसे किया जाता है। लाइन भले ही सीधी ना हो लेकिन कंसेप्ट एकदम सीधा सा है। बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ में इंक्रीज हो रही है, और ये होता है सभी वोल्टेज के लिए। हर वोल्टेज के लिए ग्राफ सेम रहेगा, जबकि पहले हमने देखा था जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाला, उसमें जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया था तो फॉलिंग की वजह से जो पोल्स थे, पोल्स पे फॉलिंग की वजह से बहुत ज़्यादा वोल्टेज पे ग्राफ एकदम से ड्रॉप हो गया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे आपको थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ी हुई ही मिलेगी। नेक्स्ट हमारा आता है मिल्क विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। ये मिल्क के बारे में तो सभी जानते हैं,
तो जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मिल्क का गाढ़ापन। मिल्क विस्कोसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये विस्कोसिटी क्या है। विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या? रेजिस्टेंस का मतलब होता है कोई भी अवरोध, कोई भी रुकावट। अब विस्कोसिटी देखिए, आप अगर कोई मिल्क आप रखे हैं, किसी भी बर्तन में मिल्क रखा हुआ है, आप डायरेक्टली इसको ऐसे उंगली से चलाते हैं, बहुत इजीली आप इसको चला पाते हैं। लेकिन अगर आप किसी बर्तन में शहद रखें, फिर शहद को उंगली से चलाएं, तो क्या आप उसी इजीली जैसे आप मिल्क में चला पा रहे थे वैसे चला पाएंगे? नहीं, क्योंकि जो शहद है वो बहुत विस्कस होता है, वो बहुत गाढ़ा होता है, जिसकी वजह से वो एक रेजिस्टेंस आपकी उंगली में पैदा करता है, एक अवरोध बनाता है, जिससे आप बहुत इजीली अपनी उंगली नहीं चला पाते। लेकिन मिल्क के केस में आप बहुत जल्दी उंगली चला लेते हैं। तो यही होता है। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, डिस्कस हम मिल्क की ही विस्कोसिटी करेंगे, जस्ट आपको समझाने के लिए, क्योंकि जो चीज़ें फैमिलियर होती हैं उनसे समझना भी आसान होता है। तो रेजिस्टेंस समझाने का इससे अच्छा विकल्प मुझे कुछ नहीं दिखा, तो मैंने सोचा आपको बता देती हूँ। तो विस्कोसिटी जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है दैट लिक्विड ऑफर्स। जिस लिक्विड में आप अब अपनी उंगली चला रहे हैं, जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कि जब आप उंगली चला रहे हैं तो जो लिक्विड आप पे रेजिस्टेंस लगा रहा है, जो फोर्स लगा रहा है, उसी को रेजिस्टेंस बोला जाता है। दैट लिक्विड ऑफर्स टू मूवमेंट और फ्लो ऑफ इट्स वन लेयर relative to the other. It can also be defined as a ratio of cutting resistance to the cutting velocity. अब इसको जो विस्कोसिटी है, इसको अगर एक फार्मूला के फॉर्म में बना के रखें तो इसको रेशियो ऑफ कटिंग रेजिस्टेंस टू द रेशियो ऑफ कटिंग वेलोसिटी रखा जाता है। It is considered as a tool to monitor the quality of foods at a different stage of production. जब किसी भी फूड का प्रोडक्शन आप कर रहे होते हैं तो बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, उसमें डिपेंड करता है किस स्टेज पे विस्कोसिटी कितनी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आप खोआ बना रहे हैं, खोआ कैसे बनाते हैं? मिल्क से बनाते हैं। मिल्क कैसा होता है? अगर आप मिल्क में उंगली चला रहे हैं, बहुत इजीली चला पाते हैं, फिर आप उसको धीरे धीरे प्रोसेस करते हैं, आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंचते हैं कि वो काफ़ी गाढ़ा लिक्विड बन जाता है, फिर आप उसमें उंगली चलाइए, थोड़ा सा टफ होता है उसमें उंगली चलाना, फिर और भी प्रोसेस करते रहिए, जब वो खोआ बन के रेडी होता है तब आप उसमें उंगली चलाइए, तब बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या है, किसी फूड प्रोडक्ट की डिफरेंट स्टेजेस ही तो हैं, जिनमें आप डिफरेंट स्टेजेस पे मॉनिटर कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को। फूड की क्वालिटी क्या है, कब वो मिल्क है, कब वो जाके रबड़ी बन गया है, कब जाके खोआ बन गया है। तो यही जो डिफरेंट लेवल पे उसको मॉनिटर करते हैं, उसी के लिए ये एक बहुत अच्छा टूल है विस्कोसिटी, जिसके थ्रू आप इजीली मॉनिटर कर सकते हैं चीज़ों को। Therefore, it is related to the ability to manipulate the amount of heat used by measuring viscosity. ये इस ability से related होता है to manipulate the amount of heat used by measuring viscosity, as there is a strong relationship between viscosity and heat diffusion. Heat diffusion और viscosity के बीच में एक strong relationship होता है। Milk viscosity ranged from 1.4 to 2.2 centipoise. विस्कोसिटी को सेंटीपोइस में मेजर कर रहे हैं एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे मिल्क की विस्कोसिटी को मेजर किया गया है 1.4 टू 2.2 तक 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। एज इट डिपेंड्स ऑन द मिल्क कोलाइडल पार्टिकल्स, ये विस्कोसिटी डिपेंड करती है मिल्क के कोलाइडल पार्टिकल्स पे, स्पेशली प्रोटीन एंड फैट। कोलाइडल पार्टिकल्स कौन कौन से हैं मिल्क में? प्रोटीन है और फैट है। विस्कोसिटी इज इम्पॉर्टेंट मिल्क प्रॉपर्टी टू कंट्रोल फैटी प्रोडक्ट। फैटी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करने के लिए
विस्कोसिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है, हम कह सकते हैं, जिसके थ्रू आप इजीली प्रॉपर्टीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे ग्राफ दिया गया है टेम्परेचर और विस्कोसिटी में। ये ग्राफ कैसे देखना है, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी आपको लीनियर लाइन मिल रही है, लेकिन एक लीनियर मैनर ऐसे होता है जो अभी पहले हम पढ़ चुके हैं, वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। ये जो लाइन आपको उल्टा दिख रही है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की लाइन होती है, मतलब है कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी। तो चलिए देखते हैं ये ग्राफ हमें क्या बताता है। Milk viscosity decreased because of reducing fat clusters with increasing temperature. अब देखिए मिल्क की विस्कोसिटी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर आप 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले रहे हैं तो विस्कोसिटी कितनी है, देखिए विस्कोसिटी का लेवल कुछ ये मिल रहा है। टेम्परेचर बढ़ाइए, 40 करिए, 40 किया आपने, विस्कोसिटी कितनी मिली, कम हुई, विस्कोसिटी आपको ये मिल रही है, तो विस्कोसिटी तो कम हो गई। अगला फिर से टेम्परेचर बढ़ाइए, 50 पे पहुँचे। अब इस टेम्परेचर पे देखिए विस्कोसिटी आपको कहाँ मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है और कम हो गई। फिर टेम्परेचर बढ़ाइए, अगेन आपने 60 किया, ये देखिए कुछ इस रेंज में विस्कोसिटी मिली। फिर टेम्परेचर को 70 किया, कहाँ मिली, और कम। तो आप डायरेक्टली इससे समझ सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे मिल्क की विस्कोसिटी कम हो रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो फैट के क्लस्टर्स हैं वो कम हो रहे हैं और उसी के साथ ही ये आपकी विस्कोसिटी भी कम हो रही है। फैट क्लस्टर्स अफेक्ट द मिल्क विस्कोसिटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। फैट के जो क्लस्टर्स होते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अफेक्ट करते हैं मिल्क की विस्कोसिटी को। डिनेचुरेशन ऑफ वे प्रोटीन इज सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर। जो डिनेचुरेशन होता है वे प्रोटीन का वो भी हाई, जो जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वे प्रोटीन्स भी डिनेचर हो जाती हैं। ऑल्सो देयर इज अ डैमेज ऑफ ग्लूटेन प्रोटीन। ग्लूटेन प्रोटीन्स का भी डैमेज होता है which are responsible for the collection of fat globules. फैट ग्लोब्यूल्स के कलेक्शन के लिए यही ग्लूटेन प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब जब इनका डिग्रेडेशन हो गया, इनमें डैमेज हो गया है, तो फैट क्लस्टर्स नहीं बनेंगे। फैट क्लस्टर्स नहीं बनेंगे तो विस्कोसिटी ऑब्वियसली कम हो जाएगी। All these factors lead to decrease in viscosity. जितने भी अभी इसमें हमने फैक्टर्स पढ़े वो सारे ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं विस्कोसिटी को कम करने के लिए। नेक्स्ट आता है मिल्क डेंसिटी। डेंसिटी इज अ मास ऑफ द फूड पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम पे जो मास होता है फूड का उसी को डेंसिटी बोला जाता है। डेंसिटी का फॉर्मूला ही होता है D is equal to mass upon volume. The specific gravity of milk is the ratio of milk density to the density of water and can be indicator of adulteration of the milk. For cattle milk, specific gravity ranges from 1.035 to 1.051. एक टर्म आता है यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो रेशियो होता है वो होता है मिल्क की डेंसिटी का डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो जो डेंसिटी मिल्क की होती है उसको जब आप डिवाइड करते हैं वाटर की डेंसिटी से, इसी को बोला जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। Milk specific gravity is the weighted average of specific gravities of its content. मिल्क की जो स्पेसिफिक ग्रेविटीज होती है वो एक वेटेज होता है, वो एक एवरेज होता है। इसमें प्रेजेंट सारे कंटेंट्स, जो भी चीज़ें इसमें प्रेजेंट हैं, उन सब की स्पेसिफिक ग्रेविटी का एक एवरेज।
सिंस द कंटेंट्स आर हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर, अब उसमें जो जो कंटेंट्स प्रेजेंट हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं. द लो वैल्यू ऑफ मिल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी इंडिकेट्स द एडिशन ऑफ वाटर. अगर मिल्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू बहुत कम है तो इसका मतलब होता है कि इसमें वाटर का एडिशन किया गया है. ऐसा कैसे? अभी हमने देखा था जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है मिल्क की डेंसिटी डिवाइड बाई वाटर की डेंसिटी. तो जब आप यहाँ पे अगर मिल्क की डेंसिटी बढ़ाएंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ेगी. लेकिन अगर आप वाटर की डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी. तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो रही है तो ये इंडिकेट कर रही है कि वाटर की डेंसिटी बढ़ रही है, वाटर का उसमें एडिशन हो रहा है. Measurements are done at temperature of 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड. मेजरमेंट का टेम्परेचर एक 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड रखा गया है. यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है टेम्परेचर और डेंसिटी के बीच में. तो इस डायग्राम से आप क्या समझते हैं? फिगर शोज दैट मिल्क डेंसिटी वॉज डिक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर फॉर ऑल ओमिक हीटिंग ट्रीटमेंट. जब भी आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे मिल्क की डेंसिटी कम हो जाएगी. देखिए जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपको डेंसिटी कम मिल रही है. नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक हीट. इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी टू राइज वाटर टेम्परेचर बाय 1 डिग्री एट अ कांस्टेंट प्रेशर. कांस्टेंट प्रेशर पे प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए जब वाटर के टेम्परेचर में 1 डिग्री की बढ़ोतरी आप करते हैं तब जो हीट जनरेट होती है उसी को स्पेसिफिक हीट बोला जाता है. इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द लॉस्ट और गेन्ड हीट ऑफ अ यूनिट वेट ऑफ प्रोडक्ट. इसको जो यूनिट वेट किसी के प्रोडक्ट में कमी आती है या तो कम वेट कम हो जाए या यूनिट वेट बढ़ जाए, इसको वो भी बोला जा सकता है टू रीच द प्रेफर्ड टेम्परेचर विदाउट चेंजिंग द स्टेट. कोई भी स्टेट में चेंज ना हो. इसका मतलब जैसे कि आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ को रखा, आइस लिया आपने, आइस क्या करती है? मेल्ट होना स्टार्ट करती है, वाटर में कन्वर्ट होने लगती है. तो अब आप देखिए इसका टेम्परेचर तो चेंज नहीं हुआ लेकिन स्टेट चेंज हो गई. वाटर है लेकिन है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का ही. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ थर्मल एनालिसिस. थर्मल एनालिसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इन फूड प्रोसेसिंग और इन फूड मैन्युफैक्चरिंग. जो स्पेसिफिक हीट होती है ये फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. मिल्क स्पेसिफिक हीट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉइस्चर कंटेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द मिल्क. ये स्पेसिफिक हीट जो होती है इस पे इफेक्ट पड़ता है मॉइस्चर कितना है मिल्क में, टेम्परेचर कितना बढ़ाया है आपने और किस प्रेशर पे रखा हुआ है. यहाँ पे जो डायग्राम दिखाया गया है ये आपको टेम्परेचर और स्पेसिफिक हीट के बीच में दिखाया गया है. ये देखिए आपको कैसा लीनियर ग्राफ मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन मिल रहा है. जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं आपको चीज़ें भी जो आपकी स्पेसिफिक हीट है वो बढ़ती हुई मिल रही है. तो देखते हैं ये डायग्राम हमें क्या बता रहा है. फिगर शोज दैट स्पेसिफिक हीट ऑफ मिल्क इज इंक्रीज्ड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर ऑल ओमिक हीटिंग ट्रीटमेंट. जब जितना भी आपने ओमिक हीटिंग ट्रीटमेंट दिया है उसमें हर ट्रीटमेंट पे स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के बढ़ने के साथ में बढ़ती हुई नज़र आ रही है. सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन. अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. फॉलो करिए ITLS अकेडमी को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. Thank you for watching. Like this video, share with your friends and subscribe to our YouTube channel. Thank you very much everyone.